साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था और टारगेट दिया था, 25 अक्टूबर को आपका बीपीएससी 72वीं का परीक्षा है और ये टारगेट सीरीज चल रहा है। इस टारगेट सीरीज के अंदर हम आपको टारगेट देते हैं, आप उस टारगेट को पूरा करते हैं और हम लोग कुछ टेस्ट लेते हैं और डिस्कस करते हैं। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। पहली बात कि जो भी लोग का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, इसका मतलब कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है। जिन भी लोगों का नंबर 11 प्लस है, 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है तो आपका तैयारी एक्सीलेंट है। बस मतलब आपका अगर इस मोमेंटम को आप मेंटेन करेंगे तो आपका एकदम प्रीलिम्स 100% हो जाएगा, है ना। तो इसमें मोमेंटम को मेंटेन करना। जिसका नंबर लेस देन 5 है, आपको तैयारी गड़बड़ है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, अभी पर्याप्त टाइम है, मेहनत किया जा सकता है। तो एनीथिंग एबव 8 यू आर सेफ, एनीथिंग एबव 11 और इक्वल टू 11 आउटस्टैंडिंग। प्रीलिम्स के लिए तुमको चिंता नहीं करना है, खूब जम के पढ़ाई करना चाहिए तुमको। पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 1857 रिबेलियन इन द रीजन ऑफ द बिहार। अगर आप बीपीएससी के पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1857 का क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का। जो भी लोग इस पेपर वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो भी हम टारगेट दिए हुए थे उसके तहत पूरा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द बिहार था। उसके बाद फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटी था, डीपीएसपी था, अपॉइंटमेंट एंड ऑबिचुअरी था, करंट अफेयर्स का टॉपिक। विश्वनाथ शाही एंड द पांडे गणपत राय लेड द रिबेलियन इन द रीजन ऑफ द गया एंड द रांची, ये स्टेटमेंट सही है। हैदर अली इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट रूरल रिबेल लीडर एट द नवादा, गलत स्टेटमेंट है। जवाहिर रजवार एंड एतवा रजवार इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट ग्रामीण रिबेल लीडर्स एट द राजगीर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर आप बीपीएससी के अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उस पेपर को देखिएगा तो लीडर किस किस एरिया में इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उससे क्वेश्चन पूछता है, तो हमें पता तो होना ही चाहिए। लेट अस स्टार्ट द 1857 रिवोल्ट। देखो 1857 का जो क्रांति होता है वह 12 जून 1857 को स्टार्ट होता है बिहार में। उस समय का जो तत्कालीन बिहार था उसमें झारखंड इंक्लूडेड था। तो 12 जून 1857 को एक सिपाही जो ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स जो हैं, मैकडोनल्ड एक व्यक्ति था जो 32वां रेजिमेंट को लीड कर रहा था। इसके बंगला में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नॉर्मन लेस्ली, अंग्रेज है, और डॉक्टर ग्रांट, इन लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे। पर जब 57 की क्रांति पूरे देश में भड़क चुकी थी तो बिहार कहां से पीछे होने वाला था। अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, इन लोग जाते हैं और इसके बंगले पर बम विस्फोट करते हैं जिसमें नॉर्मन लेस्ली मारा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे जो बिहार और झारखंड कंबाइंड है उसका पहला जो सेंटर बनता है वह रोहिणी विलेज बनता है। यह कहां हम बात कर रहे हैं? रोहिणी गांव की बात कर रहे हैं। कहां है रोहिणी गांव? देवघर में है। तो बिहार और झारखंड कंबाइंड उस समय के बिहार में अगर एग्जाम में पूछता है कि 57 का क्रांति का पहला विस्फोट या पहला सेंटर कहां रहता है तो रोहिणी गांव, देवघर। पर अब तो झारखंड 2000 के बाद हमसे अलग हो चुका है। तो उसके बाद अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून को 4 दिन बाद यानी 16 जून को फांसी दे दिया जाएगा। उसके बाद बिहार में जो प्रेजेंट डे बिहार है इसमें पटना एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। पटना में एक पुस्तक विक्रेता हैं जिनका नाम है पीर अली। पीर अली जो है एक ओपियम का ट्रेडर है जिसका नाम है डॉक्टर लोयल। जो डॉक्टर लोयल है ओपियम का तो ट्रेडर है पर यह दलाल है अंग्रेजों का। तो डॉक्टर लोयल को टारगेट करते हैं पीर अली जो कि पुस्तक विक्रेता हैं और इसको हत्या कर देते हैं। इसके हत्या करने के बाद यानी 4 दिन बाद 7 जुलाई को इसी पटना के गांधी मैदान में पीर अली को फांसी दी जाती है और पीर अली हमारे शहीद होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्रेजेंट बिहार में पहला 57 का क्रांति कहां पर होता है तो पटना में होता है। कौन लीड करता है? पीर अली लीड करते हैं। उसके बाद यह आंदोलन तेज होता है। जो दानापुर का रेजिमेंट है वह बोलता है कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठेगी और उसके लिए वो दर दर भटकना स्टार्ट करता है। पहले वह डुमराव महाराज के पास जाता है, दरभंगा महाराज के पास जाता है, हथवा स्टेट के पास जाता है, डुमराव स्टेट के पास जाता है। पर कोई भी जिसको आप फलानवा स्टेट, ढिमकनवा स्टेट और ये बोलते हैं, एक स्टेट जो हमारे सैन्य टुकड़ी थी उसको लीडरशिप नहीं प्रोवाइड करता है। हमारे जो दानापुर के रेजिमेंट के जो सिपाही थे, जांबाज शेर थे,
ये लोग कहते हैं कि भैया तुमसे हमको नेतृत्व केवल दे दो, नेतृत्व दोगे तो क्या होगा कि लेजिटिमेसी आ जाएगा रिवोल्ट को, कि भाई फलाना स्टेट सपोर्ट कर रहा है, हथवा स्टेट कर रहा है, तो टेकारी स्टेट कर रहा है। पर सपोर्ट के बजाय इन लोग चुप हो जाता है और उल्टा सपोर्ट किसको स्टार्ट कर देता है? अंग्रेज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और हम और आप फलानवा स्टेट, ढिमकनवा स्टेट, फलानवा, ये सब अंग्रेज का दलाल था। ये जो जितने अंग्रेज के दलाल हैं, अंत में जब कोई नहीं मानता है तो जो सैन्य टुकड़ी है वह आगे बढ़ती है और जगदीशपुर स्टेट के पास जाती है। और उस समय उसके जो राजा थे उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह बहुत वृद्ध व्यक्ति थे। बोलते हैं मेरे पास पैसा तो बहुत नहीं है, पर अगर आप नेतृत्व की बात बोलते हैं तो हम नेतृत्व आपको प्रदान करते हैं, जिसका नाम है जगदीशपुर स्टेट, जो अभी प्रेजेंट डे आ रहा है। तो बाबू कुंवर सिंह जब इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं, ही इज ऑफन कॉल्ड एज द ओल्ड लायन ऑफ बिहार। अब जब ये बोलते हैं कि 90 साल का, 80-90 साल का व्यक्ति हमको नेतृत्व प्रदान कर रहा है, जो फलानवा ढिमकनवा स्टेट है, इन लोग पर इन लोग बहुत क्रोधित होता है। और पहला इन लोग काम करते हैं कि जो टेकारी महाराज है, टेकारी जगह है गया में, टेकारी महाराज का जाकर 10,000 रुपया ये लोग लूटते हैं। क्योंकि भाई अगर हमला कर रहे हैं तो मूवमेंट में खर्चा आएगा, हथियार वगैरह में खर्चे की जरूरत थी, तो टेकारी महाराज का 10,000 रुपया लूटा जाता है। कि टेकारी महाराज सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो पहले अंग्रेज का ज्यादा ही नेता बन रहा है, अंग्रेज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो टेकारी महाराज का 10,000 रुपया लूटा जाता है। और इस तरह से 57 का जो क्रांति होता है, इसको नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह प्रदान करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो तुम मास्टर बता रहे हो इसमें कितना सत्य है, ये हम कैसे तुम्हारी बात को मानेंगे? हमारी बात मत मानो। एक जीवी मैल्सन एक किताब लिखता है, उस किताब का नाम है इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। ये जरूर किताब हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है इस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जीवी मैल्सन की किताब है। उसके बाद तुम देखोगे कि के दत्ता एक बहुत सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन है, और इनकी एक किताब है बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई प्रेजेंट डे बिहार में पहला बार 1857 का क्रांति का न्यू कहां रखा गया, तो पटना, पीर अली। कंबाइंड बिहार झारखंड पूछेगा तो रोहिणी, और रोहिणी कहां है? प्रेजेंट डे देवघर में है। एक और अगर आप किताब जानना चाहते हैं तो वो उस किताब का नाम है मेरे भाई, एक है उद्वंत प्रकाश। मौली कवि जो है वो लिखते हैं उद्वंत प्रकाश। पूछ ले एग्जाम में तो इसे पता होना चाहिए। उद्वंत विनोद, मौली कवि जो है इनके कोर्ट पोएट रहे हैं। उद्वंत विनोद किसके? जगदीशपुर स्टेट के। एक और इनकी जो किताब बहुत फेमस है उसका नाम है बाघ सिंह। तो ये सब चीज हम लोगों को पता रहेगा तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज हमको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर कैसे हुआ, थोड़ा सा एक बार और इसको तुम डिस्कस कर लो। पहली बात ये है इसमें कि जो एरिया वाइज तुम देखोगे तो उसमें बिहार झारखंड चूंकि कंबाइंड है, तो जो पलामू वाला क्षेत्र है जो कि प्रेजेंट डे झारखंड है, यहां पे जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है नीलांबर पीतांबर। अब हमको तुम कमेंट में बताओ कि जो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है वह किस जिला में है? नीलांबर पीतांबर इसको लीड कर रहे थे 57 के क्रांति को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो हैदर अली हैं ये राजगीर वाला एरिया में 57 के क्रांति के अग्रदूत थे। उसके बाद तुम देखोगे तो एक है खुशहाल सिंह। जो खुशहाल सिंह हैं वो वजीराबाद, वजीरगंज और गया नवादा वाला एरिया में लीड कर रहे थे 1857 के क्रांति को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 57 का क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। उसके बाद एतवा रजवार, यहां पर क्वेश्चन भी होगा, देखो जवाहिर रजवार और एतवा रजवार नवादा वाला एरिया में लीड कर रहे थे। तो नवादा और जो गया वाला एरिया है वहां पर कौन लीड कर रहे हैं? खुशहाल सिंह। तो गया नवादा वाला एरिया में कंबाइन लोग लीड कर रहे हैं। इतवा रजवार, जवाहिर रजवार और खुशहाल सिंह गया वाला एरिया में लीड कर रहे हैं। उस समय बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था तो उसको लीड कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? एक स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है, 3 गलत है ना? तो अगर ये सवाल गलत कर रहे हो तो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। अब आ जाओ सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। अगर तुम्हारा कितना स्कोर आया है कमेंट करके बताना तुम लोग को, है ना, ताकि हम लोग भी आइडिया लगा सके, है ना, कि क्या तुम्हारा स्कोर है। जो बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हो, एक बिहार संपूर्ण करके किताब है ना, इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में है। बिहार संपूर्ण, उसको पढ़ सकते हो। बीसीडब्ल्यू का ही है, हम ही लोग द्वारा लिखा गया किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसको पढ़ सकते हो। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ डेलीगेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांकीपुर सेशन। यार देखो, बिहार में 1922 में पहला अधिवेशन होता है। 1912 में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1912 में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कहां पर होता है? बांकीपुर में होता है। अब तुम बताओ भाई बांकीपुर का प्रेजेंट विधायक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताओ किस पार्टी का है और कौन है बांकीपुर का अभी एमएलए।
तो जो बांकीपुर में बैठक होती है 1912 में, यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन होता है, 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है। और इसको लीड कौन कर रहे होते हैं? रघुनाथ मुधोलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। याद रखना कि जो बांकीपुर का अधिवेशन है, बांकीपुर जगह है पटना में और अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, जो बांकीपुर में एओ ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया था, रेफर किया गया था, क्योंकि उसी समय के आसपास उनका देहांत हुआ था। तो बिहार में पहली बार कांग्रेस की बैठक 1912 जो कि 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में होता है। बिहार में जो सेकंड अधिवेशन होता है वो कब होता है? 1922 में, 10 साल बाद। तो इसका मतलब कि वो 27वां अधिवेशन है, तो 37th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां होता है? गया में होता है। गया में कौन सा गांव में होता है? तेनई गांव का नाम है, वहां पर होता है, गया में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे होते हैं, सीआर दास कर रहे होते हैं। याद रखना चित्तरंजन दास बहुत बड़े वकील हैं। ये जो टेकारी महाराज है, डुमराव एस्टेट है, सब इनका क्लाइंट है चित्तरंजन दास का। और जब चित्तरंजन दास इसको मेरे भाई लीड कर रहे होते हैं, तो चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? चित्तरंजन दास इज ऑफन कॉल्ड एज द देश बंधु। चित्तरंजन दास जो है, सुभाष चंद्र बोस इनको अपना गुरु मानते हैं। मतलब सुभाष चंद्र बोस यूज्ड टू कंसीडर चित्तरंजन दास एज हिज गुरु। चित्तरंजन दास की कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इंडिया फॉर द इंडियंस, एक इनकी किताब है फ्रीडम थ्रू डिसोबीडियंस। फ्रीडम थ्रू डिसोबीडियंस, इनका कुछ पोएम का कलेक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है मल्ला, मलंचा, है ना। तो ये सब चीज पता होना चाहिए, सनद रहे, खबर रहे आपको कि सीआर दास इतने बड़े वकील हैं कि एक आपने केस का नाम सुना होगा, अलीपुर बॉम्ब केस। इस अलीपुर बॉम्ब केस में जो मुख्य अभियुक्त बना दिया गया था, श्री अरबिंदो को बना दिया गया था, अरबिंदो घोष को। अरबिंदो को बरी कराने वाला कोई और नहीं था, वो चित्तरंजन दास थे। सीआर दास बरी कराने वाले व्यक्ति होते हैं अरबिंदो को। तो बहुत बड़ा हस्ताक्षर है, और यही सीआर दास 1922 का जो अधिवेशन जो बिहार के गया में होता है उसको लीड कर रहे होते हैं। अब याद रखना कि 1940 में बिहार में एक और सेशन होता है। वो कहां पर होता है? रामगढ़ में होता है। जो रामगढ़ है प्रेजेंट डे कहां है? झारखंड में है। तो एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। इसको कौन लीड करते हैं? अबुल कलाम आजाद इसको लीड कर रहे होते हैं। तो अब एग्जाम में आपको पता होना चाहिए उसके टोन एंड टेनर से कि अनडिवाइडेड बिहार की बात कर रहा है कि झारखंड की बात कर रहा है। अनडिवाइडेड बिहार की बात करेगा तो 3 अधिवेशन बिहार में हुए हैं। अगर अभी प्रेजेंट डे बिहार की बात करेगा तो 2 हुआ है, 1912 वाला और 1922 वाला। 1940 वाला अधिवेशन हुआ है वो उस समय मतलब 2000 के पहले वाले बिहार में हुआ था, जब रामगढ़ हमारा पार्ट था, मतलब झारखंड हमारा पार्ट था। अब चूंकि देश बंधु की बात हो गई है तो थोड़ा सा और आपको बताते चले कि दीन बंधु किसको कहते हैं? दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को कहते हैं। सीएफ एंड्रयूज आपको पता होना चाहिए सीएफ एंड्रयूज के बारे में। अब एक है देशभूषण। अब बिहार का बात हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए देशभूषण किसको कहते हैं? मौलाना मजहरुल हक को कहते हैं। मौलाना मजहरुल हक का पट्टा में एक यूनिवर्सिटी है, अगर हमको ठीक से याद है तो 1998 में बनता है मौलाना मजहरुल हक अरबी एंड फारसी यूनिवर्सिटी, है ना। तो एमएमएचयू देशभूषण कहा जाता है मौलाना मजहरुल हक को। इनको फकीर भी कहा जाता है और गांधी जी के बड़े परम मित्र होते हैं। अब आगे आपको इनके बारे में बताएंगे, पर मौलाना मजहरुल हक को देशभूषण कहा जाता है। दीन बंधु किसको कहा जाता है? सीएफ एंड्रयूज को, है ना। इनको देशभूषण कहते हैं, दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को, और सीआर दास को हम लोग क्या कहते हैं? देश बंधु। ये पता होना चाहिए आपको इतना चीज, है ना। देश बंधु, दीन बंधु, देशभूषण, है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो गया? बांकीपुर अधिवेशन 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक डेलीगेट के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट को तुम देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं बीपीएससी खूब पूछता है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछना भी क्वेश्चन को चाहिए। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, है ना। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति कहते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि अगस्त महीना में हो रहा होता है। ये जो है लीडरलेस मूवमेंट है। गांधी जी, याद रखना, गांधी जी इस मूवमेंट को कहते हैं कि अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं या नेता अरेस्ट हो जाते हैं तो जनता अपना डिसाइड करे कि वो कौन सा रुख को अख्तियार करना चाहता है। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है कि इट वाज अ लीडरलेस मूवमेंट। इसका कोई नेता नहीं था, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही सारे नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी इस पे क्या नारा देंगे? करो या मरो का नारा देंगे, डू और डाई का नारा देंगे।
8 अगस्त 1942 को सारे इंपॉर्टेंट नेता को अरेस्ट कर लिया जाएगा और सब लोगों को ऑपरेशन जीरो आवर, मतलब रात के 12 बजे अरेस्ट किया जाता है तो ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जेल में कैद कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी को कहां रखा जाता है? आगा खान पैलेस में रखा जाता है। अगर आप पंडित नेहरू को देखेंगे तो कहां रखा जाता है? पंडित नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा जाता है। सनद रहे, खबर रहे कि पंडित नेहरू जो है इसी अहमदनगर जब जेल में रहते हैं तो पंडित नेहरू एक किताब लिखते हैं जो आपको अपने जीवन काल में जरूर पढ़ लेना चाहिए। उस किताब का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है, इसी में पंडित नेहरू पहली बार एक टर्म को इस्तेमाल करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हम और आप धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं होता है कि यह कहां से लिया गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब अहमदनगर जेल में पंडित नेहरू कैद रहते हैं तब किताब को लिखते हैं। तो 31 जुलाई को आप देखिएगा कि 31 जुलाई 1942 को 31 जुलाई 1942 को जब वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पहले हो ही रही थी, तब तक 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक रखते हैं और बोलते हैं कि भाई अब अंग्रेज को कबाड़ के फेंक देने की जरूरत है। इसलिए पहला याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? अगस्त क्रांति कहते हैं। लीडरलेस मूवमेंट है, इसका कोई भी नेता नहीं है। तीसरा, इसको लीड कौन कर रहा था? रिक्शा वाला, रेडी वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, सबअल्टर्न क्लास ऑफ द सोसाइटी लीड कर रहा था। एंड इट वाज अ फर्स्ट वायलेंट मूवमेंट बाय द गांधी। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है और यह डिसाइड किया जाता है कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको कबाड़ के फेंक देंगे, इस बार अंग्रेज को बर्बाद कर देना है। उसको लीड कौन कर रहे होते हैं? राजेंद्र बाबू उसको लीड कर रहे होते हैं। जब 8 अगस्त 1942 के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है तो राजेंद्र बाबू को अरेस्ट करके कहां रखा जाता है? बांकीपुर जेल पटना में रखा जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन गया जेल दिया गया है ये गलत है और बांकीपुर जेल में तकरीबन 3 साल राजेंद्र बाबू को कैद करके रखा जाता है बांकीपुर वाले जेल में। तो इस चीज को ध्यान रखना। इसी समय बलदेव साहब बहुत बड़े वकील थे और एडवोकेट जनरल थे। वो गुस्सा में बोलते हैं कि जब हमारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स जब अरेस्ट हो जा रहे हैं तो हमको एडवोकेट जनरल रहने का क्या मतलब है जब हम इनको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं और छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं। और गुस्सा में बलदेव साहब रिजाइन कर देते हैं। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपको होगा। जैसे कि अब जैसे देखो, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तुम देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार का निर्माण हो रहा था। जैसे कि चित्तू पांडे बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण कर देते हैं, फिर सतारा में पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण होता है, तामलुक में पैरेलल गवर्नमेंट का निर्माण होता है। पर बिहार कहां पीछे रहने वाला था? बिहार की जो मिट्टी में आप देखेंगे कि ऑलरेडी नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद तो कूट कूट कर भरा हुआ है। यहां पर जो पैरेलल गवर्नमेंट की कोशिश की गई थी, एग्जैक्टली पैरेलल गवर्नमेंट नहीं था पर कोशिश की गई थी। वो जो पैरेलल गवर्नमेंट का जो कोशिश करने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था सियाराम सिंह। जो सियाराम सिंह कहां पे पैरेलल गवर्नमेंट का नींव रखते हैं? भागलपुर वाला जो एरिया है, भागलपुर में पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश सियाराम सिंह के द्वारा की जाती है और उसका नाम क्या रखा जाता है? सियाराम दल रखा जाता है, जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाएगा, समानांतर सरकार चलाएगा। अगर आप देखेंगे तो परशुराम दल कहां पर बनाया जा रहा है? मुंगेर खगड़िया वाला रीजन में, मुंगेर खगड़िया वाले रीजन में परशुराम दल बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो रही है, वो कटिहार में। उसका क्या नाम रखा गया? कटिहार में ध्रुव दल नाम रखा गया। एक ध्रुव कुंडे नाम का एक लड़का था, 13 साल का बच्चा था और पुलिस फायरिंग में ध्रुव कुंडे मारा जाता है और उसके नाम पर एक पैरेलल सरकार बनाने की कोशिश होती है, एक आर्मी बनाने की कोशिश होती है जिसका नाम ध्रुव दल रखा गया था। और इस ध्रुव दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। अब कमेंट करके हमको तुम बताओ कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक 100th रामसर साइट है और ये जो 100th रामसर साइट है इसको लोकली तुम सुरहा ताल कहते हो। यह किस स्टेट में है और किस जिला में है? विच स्टेट और कॉमा करके आप जिला का नाम बताइएगा। देश में टोटल 101 रामसर साइट है पर जेपी का नाम आया तो जेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। जेपी को क्या कहा जाता है? लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक जेपी के नाम पर एक 100th रामसर साइट भी है, जो वो किस राज्य में है और किस जिला में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ध्रुव दल का निर्माण किया जाता है और कहां पर होता है ध्रुव दल का निर्माण? कटिहार में निर्माण होता है। पर जेपी इस आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं। कहां पर आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं? बकरी का टापू एक जगह है नेपाल में, वहां पर आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं। और इस चीज को तुमको ध्यान रखना चाहिए कि जेपी वाज द हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट बट द हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज नन अदर देन The heroine of the Quit India movement was none other than तारा रानी श्रीवास्तव। अब क्या हो रहा है कि एक महिला है जिनका नाम है तारा रानी श्रीवास्तव।
जो तारा रानी श्रीवास्तव हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं फुलेंदु बाबू। फुलेंदु बाबू की पत्नी है। फुलेंदु बाबू और तारा रानी श्रीवास्तव जो है उस समय का सिवान और अभी प्रेजेंट डे का, जो उस समय का सारण और अभी प्रेजेंट डे का जो जिला है जिसका नाम है सिवान। इन लोग 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है तो अंग्रेजों का विरोध करने जा रहे होते हैं। तो जो सिवान का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर यूनियन जैक का झंडा लगा होता है, पूरा पोजीशन चल रहा है और जब भीड़ चल रही है उसको नेतृत्व फुलेंदु बाबू दे रहे हैं। लाठीचार्ज होता है, फुलेंदु बाबू अड़ जाते हैं और जब अड़ जाते हैं तो फुलेंदु बाबू को अनलिमिटेड लाठी मारा जाता है। दोस्तों, बिहार का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हम पूरा बोलते हैं कि जितना ये सब जो पंजाब का राइटर है, जितना ये सब बंगाल का राइटर है, बिहार के इतिहास को इन्होंने अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं किया है। बिहार की हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है। जब आपको बैकुंठ शुक्ला का कहानी बताएंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। बैकुंठ शुक्ला तनिक भी कम और योगेंद्र शुक्ला का तनिक भी कम योगदान नहीं था सचिंद्रनाथ सन्याल से और भगत सिंह से। आप स्टोरी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरे भाई, मसला यह हुआ कि जब ये जा रहे होते हैं तो फुलेंदु बाबू को अनलिमिटेड लाठी मारता है और माथा से खून फेंकना स्टार्ट करता है। फुलेंदु बाबू अपनी पत्नी तारा रानी श्रीवास्तव को बोलते हैं कि आप रुकिए मत, अब मैं तो घायल हो चुका हूं, हम मर नहीं रहे हैं, आप जाइए और जो यूनियन जैक हमको अपने आंख से जो दिख रहा है उसको अभी निकाल कर फेंकिए। वो औरत अपना आंचल फाड़ती है और अपने हस्बैंड को अपने आंचल से बांधती है, पर खून ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग हो रहा होता है और उठाकर अपने हस्बैंड को साइड में रोड पर रख देती हैं और ये पूरा भीड़ जाता है और यूनियन जैक के झंडा को निकालकर फेंकता है और तिरंगा वहां पर लहरा देता है। Hence, the तारा रानी श्रीवास्तव इज ऑफन कॉल्ड एज द हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर कोई हीरोइन रहा है तो तारा रानी श्रीवास्तव रही हैं। दौड़कर तारा रानी श्रीवास्तव वापस आ रही होती हैं अपनी पत्नी के पास, फुलेंदु बाबू के पास, अपने पति के पास, फुलेंदु बाबू के पास, पर ओवर ब्लीडिंग के कारण फुलेंदु बाबू का जान निकल गया होता है, शहीद हो गए होते हैं। यह देश में जो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला है बहुत सौभाग्य से और बहुत लोगों के बलिदान से मेरे भाई मिला है। तो तारा रानी श्रीवास्तव इज ऑफन कॉल्ड एज द हीरोइन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। Heroine of the Quit India movement. Who was the hero of the Quit India movement? JP was the hero of the Quit India movement. यही से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर निकलता है। उस समय सिवान जो है सारण का पार्ट था। तो याद रखना, पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट में रेल की पटरियां कबाड़ी गई, संचार व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, सब चीज तहस नहस कर दिया गया। उषा मेहता रेडियो स्टेशन चला रही थी, अरुणा असफ अली कम्युनिकेशंस को देख रही थी। मेरे भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय आज का प्रेजेंट डे बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का प्रेजेंट डे यूपी मोस्ट अफेक्टेड था। और अगर बिहार में तुम देखोगे तो लीडरशिप सबसे ज्यादा कौन सा एरिया था? सारण जिला आपको प्रोवाइड कर रहा था। सिवान उस समय सारण का पार्ट था और आपको स्टोरी हम बताएं, यहां से आपको समझ में आ सकता है। और अंग्रेज इसी सारण जिला को अपराधी डिस्ट्रिक्ट और द क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था। पर जो तुम्हारे लिए क्रिमिनल है वह देश के लिए हीरो था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा जिला को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, तो सारण को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया था, अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। क्योंकि उसका नेतृत्व कौन प्रदान कर रहे थे? फुलेंदु बाबू और तारा रानी श्रीवास्तव। ऐसा जब एपिसोड होता है तो देश में और पूरे बिहार में क्रांति पैदा कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इंप्रेजेंट एट द गया, गलत। बलदेव सहाय वाला सही स्टेटमेंट है, पहला वाला गलत है। अब चूंकि सब बात निकल जाता है तो दूर तक जाता है, तुमको बताने में हमको भी ठीक लगता है। मेरे भाई, परीक्षा लिखना, 23 अगस्त को तुम्हारा परीक्षा है ना? कुछ लोग है ना एक कान से सुनेगा दूसरे से निकालेगा, ये तुम्हारी मर्जी है भाई। 23 अगस्त को तुम्हारा परीक्षा है। परीक्षा जो होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में होता है। अगर ऑनलाइन मोड में देना चाहते हो तो दो, पर हमेशा प्रेफरेबल है ऑफलाइन मोड में। अब जो है कहां कहां तुम दे सकते हो? समस्तीपुर वाले लोगों के कहने पर समस्तीपुर में भी हम लोगों ने टेस्ट सेंटर ऐड कर दिया और वहां पर बहुत बच्चे भी हैं। नेशनल पब्लिक स्कूल नियर सोनबरसा चौक, विक्टर क्लासेस सासाराम में है, वाइब्रेंट केमिस्ट्री क्लास गया जी में है, द इंडियन प्रेप स्कूल मुजफ्फरपुर में है, सत्यम वेव भागलपुर में है, प्रगतिशील क्लासेस बिहार शरीफ में है, पटना में बहुत सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली में पीजीडीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट पटेल नगर है और संत निरंकारी पब्लिक स्कूल दिल्ली में है, पटना में बीसीडब्ल्यू का क्लासरूम है। और जो टाइमिंग है 12 से 2 आपका जो टाइमिंग है, जो बीपीएससी का टाइमिंग है, उसी समय डिफरेंट सेंटर्स पर परीक्षा होगा। मेरे भाई, परीक्षा को दो और अगर नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर देखो तैयारी कम है तो अभी बहुत 65 दिन 70 दिन बहुत समय होता है पीटी को रगड़ने के लिए। पर एक चीज याद रखना, आपका ये अगर एग्जाम का मेरे भाई साइकिल है तो अगर वो पीटी को यहां मूव किया है तो याद रखना मेंस का तुम्हारा टेन्योर कम बच जाएगा। आधा मेंस का तो लोग को बर्बाद कर दिया कि 20 सितंबर को परीक्षा हो रहा है। मेंस पढ़ाना डिफिकल्ट है, आंसर राइटिंग डिफिकल्ट है। अगर इस कुछ चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो जहां भी मन करे, या तो अपने मन करे अपने लिखो आंसर्स, कुछ जो स्टैटिक एरिया है खत्म कर दो। अगर ऐसे तुमको नहीं लिखने आ रहा है तो तुम मूर्ख हो।
आप रैंक 6 को देखिए, रश्मि किरण को, ऐसे के बदौलत रैंक 6 है, 190 नंबर है। उसका कॉपी हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे डालते रहते हैं, उसका तुम देखना, हम ही लोग की स्टूडेंट रही है। तो ऐसे गेम चेंजर है। ऐसे में किसी को 130 नंबर भी आता है और किसी को 190 नंबर भी आता है। तो ऐसे पे कमांड कर लेना, हिस्ट्री पे कमांड कर लेना। बिरसा मूवमेंट नहीं बदल जाएगा, 57 का क्रांति का आंसर नहीं बदल जाएगा, पटना कलम, मंजूषा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग नहीं बदल जाएगा, जेपी का थॉट और गांधी का आइडियोलॉजी नहीं बदल जाएगा। ये सब स्टैटिक टॉपिक है, रेडी कर लो। प्रियम्बल नहीं बदल रहा है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और गवर्नर का रूल और प्रेसिडेंट का रूल नहीं बदल रहा है। ये सब टॉपिक पर आंसर रेडी कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि इस समय टाइम बहुत कम बचेगा। जब टाइम बहुत कम बचेगा तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कम से कम तुमको 7 सितंबर तक मेंस पढ़ना चाहिए, कम से कम 7 सितंबर तक। अगर तुम 8 घंटा पढ़ रहे हो तो तुमको 5 घंटा प्रीलिम्स को देना चाहिए, तो 3 घंटा मेंस को देना चाहिए। बाकी ये तुम नहीं कहोगे, कोई बताने वाला नहीं था, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो, 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच का हम तुमको टारगेट दे रहे हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द बिहार आपको पढ़ना पड़ेगा। करंट में प्लेसेज इन द न्यूज, पर्सन इन द न्यूज, वेब्स एंड पोर्टल और डिफेंस एक्सरसाइज। पॉलिटी में आपको जुडिशियरी खत्म करना पड़ेगा। 27 तारीख को हम वीडियो और टेस्ट लेकर हाजिर रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द बिहार, ऐसे आपका पूरा बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा। फिर आपका प्लेसेज इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, वेब्स एंड पोर्टल, डिफेंस एक्सरसाइज, ये जो बीसीडब्ल्यू का मैगजीन है वहां से कर लो, या कोई और मैगजीन फॉलो करते हो वहां से कर लो। और जुडिशियरी जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी का टॉपिक रहेगा। Tara Rani Srivastava, who continued to struggle even after her husband was martyred while attempting to host the tricolor, was associated with which of the following movement? Correct answer is the Quit India movement. Which district of the Bihar was declared as the अपराधी district? Correct answer सारण हो जाएगा, जो भी आपको हम बता रखे हैं। Who among the following is the author of the book India Divided? ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए। जो इंडिया डिवाइडेड किताब है, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि बीपीएससी खूब पूछता है राजेंद्र बाबू के बारे में। राजेंद्र प्रसाद अपने इसी किताब में मिंटो को कहते हैं, आपको पता होगा ना, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। कब आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स? 1909 में आता है। मिंटो को कहते हैं कि यह सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम लेकर आता है। जब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम लेकर आता है तो इसी को कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान। तो अगर एग्जाम में कभी पूछे कि किस किताब में राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को कहा कि ही इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान, तो किताब उनकी है इंडिया डिवाइडेड। इनकी और कुछ रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बापू के चरणों में। बापू के चरणों में, चंपारण में गांधी, गांधी इन चंपारण, ठीक है। तो ये सब वो किताब है जो आपको पता होना चाहिए। एक और किताब देख लो, दशेर कथा। दशेर कथा कौन लिखे हैं? सखाराम गणेश देवस्कर की किताब है, और पूरा बहुत जबरदस्त लिखता था देश देश पर। एक जो किताब है जो ह्यूल्टन की किताब है, हाँ गया रे भाई, बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया। ये सब पूछता है आपसे एग्जाम में, है ना, तो ये सब पता होना चाहिए। बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया, लेखक का नाम है जॉन ह्यूल्टन, तो ये सब पता होना चाहिए, है ना, जॉन ह्यूल्टन। बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया, जॉन ह्यूल्टन। तो इंडिया डिवाइडेड वाला किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिंटो को क्या कहते हैं कि इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हजारीमल धर्मशाला के बारे में आपने नाम सुना होगा, चंपारण मूवमेंट को आपको पता होगा। ये स्टोरी बहुत अच्छा है। देखो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीर मोहम्मद मुनिस। जो पीर मोहम्मद मुनिस हैं वो मदरसा के टीचर हैं और चंपारण के रहने वाले हैं। जब चंपारण बोल रहे हैं तो उस समय ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण नहीं था, चंपारण जिला था। तो पीर मोहम्मद मुनिस जो है, वो जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उसकी दर्द को एक किताब, एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रताप। प्रताप कहां से निकलता था? कानपुर से निकलता था। प्रताप निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रताप इतना फेमस था कि मतलब हर व्यक्ति प्रताप को पढ़ता था। और एक बार प्रताप पे, अगर हमको ठीक से याद है तो 1922 में एक बार प्रताप पर अंग्रेज फाइन लगा दिया। और कितना फाइन लगाया? उस समय 400 रुपया लगाया। उस समय का 400 रुपया सोच लो कि बहुत बड़ा फाइन है। एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी लिख देते हैं अपने अखबार में कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अखबार बंद हो जाएगा। जनता पैसा इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है और उस फाइन को भर देती है। तो प्रताप इतना फेमस था। और प्रताप में जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनकी दर्द को बयां कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था पीर मोहम्मद मुनिस। और जो पीर मोहम्मद मुनिस है वो निक नेम से
उसमें आर्टिकल लिखते थे। जैसे वो लिखते थे चंपारण में अंधेरा, जब लिखते थे कि चंपारण में अंधेरा तो नीचे लिखे रहते थे दुखी। चंपारण में अंधियार, चंपारण की करुण कहानी, उसमें लिखते थे दुखी आत्मा। तो डिफरेंट डिफरेंट निक नेम से लिखते थे। दुखी हृदय, दुखी, पता नहीं बोर्ड हैंग कर रहा है, दुखी आत्मा। तो डिफरेंट डिफरेंट निक नेम से पीर मोहम्मद मुनिस उसमें आर्टिकल लिखते थे। और इसीलिए पीर मोहम्मद मुनिस को अंग्रेज जो कहता था कि ही इज अ रोग पत्रकार, ही इज अ बदमाश पत्रकार। पर यह जब स्थिति बनता है तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। जो राजकुमार शुक्ला है एक बेचारा वर्कर है, कांग्रेस का वर्कर है, हिंदी भी नहीं बोलने आता है और सिंपल आदमी है। पीर मोहम्मद मुनिस को बोलता है कि एक चिट्ठी लिख के दीजिए, हम जा रहे हैं कांग्रेस का अधिवेशन में। कहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था? 1916 में। कहां पर हो रहा था? लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। कौन उसको लीड कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार उसको लीड कर रहे थे। पीर मोहम्मद मुनिस से बोलता है कि आप तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, हमको बाबा लिख के दे दीजिए। लिख के एक चिट्ठी देते हैं और जो राजकुमार शुक्ला हैं, राजकुमार शुक्ला बेचारा एक वर्कर है जिसको हिंदी भी नहीं बोलने आता है, पहले तिलक को अप्रोच करता है। तिलक जी बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मराठी ज्यादा जानते थे, हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम भोजपुरी में क्या बोल रहे हो। फिर इनको लगा कि मालवीय जी इसकी बात को सुन सकते हैं। मालवीय जी के पास गए तो मालवीय जी बोले कि ना भाई, हम तो बीएचयू वाला इस इशू में लगे हुए हैं, हमारे पास ये सब बात उठाने का टाइम नहीं है। अंत में ब्रजकिशोर प्रसाद को पकड़ते हैं। जो ब्रजकिशोर प्रसाद को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आप तो डेलीगेट हैं भाई कांग्रेस के, आप मेरी बात को रखिए और हमको गांधी जी से मिलवा दीजिए। गांधी जी से मिलवाते हैं ब्रजकिशोर प्रसाद और गांधी जी तैयार होते हैं बिहार आने के लिए। जब बिहार गांधी जी आते हैं तो कहां पे आ रहे हैं? तो बिहार गांधी जी आ रहे हैं 9 अप्रैल 1917 को। 9 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से चलेंगे गांधी जी। कलकत्ता से कहां पहुंचेंगे? 10 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे। जब पटना पहुंचेंगे तो भाई गांधी जी जब स्टेशन पर आए हुए हैं तो शौच वौच कहां करेंगे? तो यहां पर राजेंद्र बाबू बहुत बड़े वकील थे, तो राजेंद्र प्रसाद के यहां लेकर चले जाते हैं राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला मुरली भरहवा और बगल में 3 किलोमीटर के पास एक और गांव है सतवरिया, वहां के रहने वाले हैं। मुरली भरहवा या सतवरिया कहेगा तो एक ही है, ठीक है। तो राजेंद्र बाबू के पास चले जाते हैं। तो राजेंद्र बाबू के यहां जब जाते हैं तो उस समय राजेंद्र बाबू पूरी गए हुए थे और चूंकि बहुत बड़े वकील थे राजेंद्र बाबू, तो इनके पास शौच वगैरह जाने का व्यवस्था था। जब गांधी जी को लेकर जाते हैं तो अपने जो उनका स्टाफ था राजेंद्र बाबू का, उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा वॉशरूम खोल दो कि गांधी जी इस्तेमाल कर लो। उस समय गांधी जी का बहुत बड़ा कद भी नहीं था। तो जो उनका स्टाफ था राजेंद्र बाबू का, उसको लगता है कि गांधी जी कोई क्लाइंट है। बोलते हैं कि अरे भाई, क्लाइंट के लिए थोड़ी वॉशरूम खुलता है, जाइए बाहर शौच होके आइए। बड़ा धर्म संकट में गांधी जी पड़ते हैं और एक पेज उठाते हैं और पेज पर लिखते हैं कि आई हैव कम हेयर ऑन अ फूल्स इरेंड। एक मूर्ख व्यक्ति के कहने के कारण हम पटना आ गए हैं जो शौच का भी इंतजाम नहीं रख पाया है, प्लीज हेल्प मी आउट। और बोलते हैं कि जाइए और मजहरुल हक को देकर आइए। मजहरुल हक इनके साथ बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में किए थे और इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। मजहरुल हक बहुत बड़े जमींदार थे और पटना में जो घर पर रहते थे उसका नाम था सिकंदर मंजिल। तो सिकंदर मंजिल जाते हैं, जैसे मजहरुल हक को मिलता है, मजहरुल हक दौड़े दौड़े आते हैं और गांधी जी को लेकर आते हैं। तो एक पटना कब पहुंच जाते हैं? 10 अप्रैल को पटना पहुंच जाते हैं। उसके बाद गांधी जी कहां पहुंच रहे हैं? अब चंपारण पहुंचेंगे गांधी जी। 16-17 अप्रैल को गांधी जी चंपारण पहुंच जाएंगे। जब 16-17 अप्रैल को पहुंचेंगे तो यहां पर सेक्शन 144 लगा दिया जाएगा। कौन लगाएगा? वहां का डीएम है। उस डीएम का क्या नाम है? WB हैकॉक। जैसे हैकॉक वहां पर सेक्शन 144 लगाएगा, गांधी जी उसको क्या करेंगे? अवज्ञा कर देंगे, ब्रिज कर देंगे। इसीलिए चंपारण मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस बाय द गांधी जी। गांधी जी के द्वारा पहली बार नागरिक अवज्ञा किया गया। बोलते हैं कि तुम्हारे इस कानून को हम नहीं मानते हैं, तुम्हारे इस सेक्शन 144 को हम नहीं मानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस कहां हुआ, तो चंपारण वाला मूवमेंट में गांधी जी पहली बार नागरिक अवज्ञा करेंगे। उसके बाद चंपारण घूम रहे होते हैं, उसके बाद बेतिया पहुंचते हैं। चंपारण बहुत बड़ा है। जब बेतिया कब पहुंच रहे हैं? 22-23 अप्रैल को बेतिया पहुंच रहे हैं। 22-23 अप्रैल को बेतिया पहुंच रहे हैं। जब 22-23 अप्रैल को बेतिया पहुंच रहे हैं तो वहां पे एक एसडीओ है जिसका नाम है लेविस। लेविस जो है, अब भाई गांधी जी को रुकने का इंतजाम कैसे किया जाए? पीर मोहम्मद मुनिस थे, राजकुमार शुक्ला थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, सारा नेता अनुग्रह बाबू थे, सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तो गांधी जी रुकेंगे कहां? तो आप उस समय का बात सोचिए। उस समय होटल वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, धर्मशाला का कंसेप्ट था। किसके घर इतना भीड़ को टिकाया जाए? तो गांधी जी के लिए डिसाइड ये किया गया कि जो हजारीमल धर्मशाला है बेतिया में, वहां पर गांधी जी रुकेंगे। जो हजारीमल है ये व्यक्ति का नाम है।
तो हजारीमल को लेविस हड़काता है कि अगर गांधी को तुमने रुकने का इंतजाम किया तो तुम्हारा होटल और धर्मशाला हम सीज कर देंगे। हजारीमल अंतिम मोमेंट पर डिनाई कर देता है, पर हजारीमल का एक भाई है जिसका नाम है सूरजमल। सूरजमल बोलता है कि अरे आप लास्ट मोमेंट पे कैसे डिनाई कर रहे हैं। सूरजमल एकदम राष्ट्रवादी आदमी था, बोलता है ये विश्वा का बात तो हम कुछ नहीं मानते हैं, ये कौन होता है लेविस, इसको धर्मशाला सीज करना है कर दे, और अपने भाई से लड़ाई करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, राजेंद्र बाबू अपने किताब जो चंपारण में गांधी किताब में लिखते हैं। सूरजमल अपने भाई हजारीमल को बोलता है कि भाई गांधी जी को तो रुकवाना तुमको पड़ेगा। दोनों भाई हैं, सहोदर भाई हैं। तो हजारीमल बोलता है कि लेविस हड़का के गया है, बोलता है कि होटल सीज कर देंगे, तुमको नहीं रखने देंगे। बोला कि भाई अभी हिस्सा बखरा लगेगा। हिस्सा बखरा समझते हो ना, हिस्सा आज हो जाएगा कि आपका अलग खेत, आपका अलग घर, आपका सब कुछ घर अलग। अगर गांधी जी नहीं रुके तो अभी आप मेरा हिस्सा करिए, और जो धर्मशाला है इसमें मेरा भी तो हक है, इसमें गांधी जी रुकेंगे। तो ऐसे ऐसे लोग दीवाने थे उस समय देश के। तो सूरजमल जो हजारीमल का भाई था, इसके कहने पर हजारीमल धर्मशाला में बेतिया में 22-23 अप्रैल को गांधी जी रुकते हैं। तो किससे संबंधित है? चंपारण मूवमेंट से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। Who among the following was one of the most referred as the बदमाश पत्रकार? पीर मोहम्मद मुनिस के बारे में आपको बता रखे हैं कि पीर मोहम्मद मुनिस जो है वो डिफरेंट निक नेम से लिखते थे, जैसे कि दुखी हृदय, दुखी आत्मा, है ना, इससे लिखते थे। इन 1920 स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द बिहार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाकत आश्रम। तुमको पता होना चाहिए कि देखो मजहरूल हक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एकदम चेहरा है मौलाना मजहरूल हक। तो मौलाना जब 1920 में जब नन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो उस समय देखो लोग बोलते हैं कि कॉलेज को बॉयकॉट करिए, स्कूल को बॉयकॉट करिए। राजेंद्र बाबू अपनी वकालत छोड़ देते हैं, ब्रजकिशोर बाबू बहुत बड़े वकील हैं, अपनी वकालत छोड़ देते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जिनको तुम बिहार विभूति कहते हो, ये अपनी वकालत छोड़ देते हैं। तो कॉलेज को बॉयकॉट किया जा रहा है, स्कूल को बॉयकॉट किया जा रहा है, कोर्ट को बॉयकॉट किया जा रहा है, ऑफिस को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो जो बच्चे थे वो बोले कि भाई जब सब चीज बॉयकॉट हो रहा है तो हम लोग स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए हैं, तो भाई आप पैरेलल स्कूल का स्थापना करिए, पैरेलल कॉलेज का स्थापना करिए। पर तुम डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस को स्थापित कर रहे हो तो उसको मान्यता तुम कैसे दोगे? उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत पड़ी। जब यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत पड़ी तो पटना दीघा रोड पे अभी भी तुम जाओगे ना, पटना दानापुर वाला रोड पर, तो वहां पर एक बहुत बड़ा जमीन था, और वो जो जमीन किसका था? मौलाना मजहरूल हक का था। उसमें खैरूम मियां इनके दोस्त थे। खैरूम मियां का भी 16 बीघा जमीन था। उसको खैरूम बोलते हैं, ये खैरूम भाई ये जमीन हमको दे दीजिए, यहां पर एक यूनिवर्सिटी का हमको स्थापना करना है, जिससे डिफरेंट कॉलेज जो हम लोग निर्माण कर रहे हैं उसको मान्यता देंगे, क्योंकि बच्चों को हमने बोला है कि कॉलेज को बॉयकॉट करो, स्कूल को बॉयकॉट करो। मौलाना मजहरूल हक ऐसा व्यक्ति थे जो फकीर थे, संत थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? देशभूषण कहा जाता है, फकीर कहा जाता है, कि अपना जमीन दे दिए कि भाई सदाकत आश्रम बनाया जाए। सदाकत जो वर्ड है ना, उसका मतलब एक उर्दू वर्ड है, फारसी वर्ड है, जिसका मतलब है ट्रूथ, और आश्रम का मतलब होता है अ प्लेस टू लर्न। तो सदाकत आश्रम का नींव रखा जाता है, और आज का डेट में जो सदाकत आश्रम है वो जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसका ऑफिस है सदाकत आश्रम। तो सदाकत आश्रम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राजेंद्र बाबू जब अंतिम समय में राष्ट्रपति से रिटायर हो जाते हैं और जब आते हैं तो यही सदाकत आश्रम में रहना स्टार्ट करते हैं, जो पटना वाला सदाकत आश्रम है। तो सदाकत आश्रम में नींव रखा जाता है, और जो सदाकत आश्रम में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाता है। और अगर हमको ठीक से याद है तो 6 फरवरी 1921 को यहां पर यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है, जिसका नाम है बिहार विद्यापीठ। और बिहार विद्यापीठ अपने आप में एक बहुत अलग टाइप का यूनिवर्सिटी था, क्योंकि इसका जो चांसलर है, जिसको तुम कुलाधिपति कहते हो, वो मौलाना मजहरूल हक को बनाया गया था। तो चांसलर कौन बनते हैं? मौलाना मजहरूल हक। वाइस चांसलर कौन बनते हैं? ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद। फैकल्टी कौन रहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह। जब ऐसे ऐसे कद्दावर लोग रहेंगे तो उस यूनिवर्सिटी कितना तगड़ा बना होगा आप समझ सकते हैं। तो बिहार विद्यापीठ का नींव कहां रखा जाता है? सदाकत आश्रम में रखा जाता है। यही सदाकत आश्रम के कैंपस में एक स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया जाता है, ताकि हम लोग पत्रिका को छाप सके, किताब को छाप सके, और जो देश के प्रति जो नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा दे सके। यहीं से मदरलैंड पत्रिका निकलती है जो मौलाना मजहरूल हक निकालते हैं। यहीं से उर्दू की एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है शेरिस्तान। यहीं से एक किताब निकलती है जिसका नाम है तूफाने नूह। ये सब पता होना चाहिए यार, बिहार को एकदम है ना मजा आना चाहिए। तूफाने नूह यही स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेस रहता है सदाकत आश्रम में, और यहीं से ये सब चीज निकलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सदाकत आश्रम हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ द बिहार विद्यापीठ? करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना मजहरूल हक। अब आ जाओ कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रूल ऑफ द लॉ एज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी फाउंडेशन वाले लोग हैं या जो स्प्रिंट वाले लोग हैं, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग का कितना नंबर आ रहा है। जो फाउंडेशन है, जो 73वीं फाउंडेशन का बैच चल रहा है भाई, है ना, तो हमको प्रचार करने के लिए कहा गया, तो प्रचार तुम लोग थोड़ा सा सुन लो, है ना। 73वीं फाउंडेशन का बैच चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में चलता है, ठीक है। तो ऑनलाइन में लाइव क्लास भी चलता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलता है, तो प्रचार करने के लिए कहा गया, तो भाई सुन लो। और स्प्रिंट जो है 50 दिन का बैच होता है, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में तुम क्लास भी कर सकते हो और ऑनलाइन में तुम लाइव क्लास भी और रिकॉर्डेड क्लास भी तुमको मिलता है। तो 50 दिन में कोर्स को खत्म किया जाता है और 50 टेस्ट लिया जाता है। मतलब अगर आज 57 की क्रांति पढ़ाई गई है तो कल तुमको 57 पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये चलता है। और ये जो स्प्रिंट 4 बैच है, इसमें साइंस हम ही पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, पॉलिटी वगैरह हम ही पढ़ाते हैं, बाकी तुम देख लेना। Consider the following statement regarding the rule of the law as the part of the basic structure. The Supreme Court has held that the rule of the law, including the absence of the arbitrary power and equality before the law, is the part of the basic structure. एकदम सही स्टेटमेंट है। The इंदिरा सावहानी केस recognize the rule of the law as the part of the basic structure. इसमें क्या है, चवन्नी भर का सवाल है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये क्या दिक्कत है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में दो कंपोनेंट है, एक है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और एक क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। बस आर्टिकल 14 में एक चीज हमको समझना है कि मैथमेटिकल इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है ना। मैथमेटिकल इक्वलिटी की बात नहीं हो रही, मतलब क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति इक्वल हैं तो हम उन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पर अगर दो व्यक्ति अनइक्वल है तो हम एफर्मेटिव एक्शन लेंगे उनको इक्वल करने के लिए। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है, ये क्या है भाई, इक्वलिटी हमको इक्वल के बीच में करना है। जब इक्वल के बीच में करना है मतलब स्टेट इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब कि इसका स्टेटमेंट का क्या है, नेगेटिव कोनोटेशन है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द इक्वल्स। एक जो कंसेप्ट है वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ पॉजिटिव इन द टोन है, बोलता है कि भाई हमको, सरकार को अगर मानते हैं कि ये आपका रेस चल रहा है, एक व्यक्ति को यहां से स्टार्ट किए ए है और यहां से स्टार्ट किए बी को, और ये आपका फिनिश लाइन है, तो आप हमको बताइए कि अगर आप इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहेंगे तो भाई दोनों को आप एक जगह से स्टार्ट करेंगे और ये फिनिश लाइन एक है, पर ये जायज है क्या? ये गलत नहीं है, एकदम गलत हो गया, क्योंकि भैया ये जो इस रेस में जो है इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसको यहां नहीं, हमको यहां पर खड़ा करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं ना। तो वही हम कहना चाहते हैं कि एफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है कि अगर दो व्यक्ति मानते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हम लोग 200 साल से नहीं पढ़ने दिए हैं, तो द गवर्नमेंट मस्ट टेक द एफर्मेटिव एक्शंस टू इंप्रूव देयर कंडीशंस। अगर महिलाओं को, अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ने दिया है और महिलाओं को हम लोगों ने सेकंड ग्रेड नागरिक के रूप में ट्रीट किया है, तो अगर बिहार सरकार उनको 35% रिजर्वेशन देती है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? तो एफर्मेटिव एक्शन, अब आप ये नहीं कह सकते कि इक्वलिटी का हनन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी का हनन हो रहा है, भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। अरे भाई गवर्नमेंट विल टेक द एफर्मेटिव एक्शंस टू मेक द अनइक्वल इक्वल। महिलाओं को बराबर करने के लिए सरकार एफर्मेटिव एक्शन ले सकती है, तो वहां पर आप इक्वलिटी का छाती नहीं पीट सकते हैं। तो इक्वलिटी मतलब मैथमेटिकल इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। इक्वलिटी मतलब दो कंपोनेंट हुआ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बराबर आदमी को अगर सेम कंडीशन का है तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो नेगेटिव कोनोटेशन है। इक्वल, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो कह रहा है कि अगर दो व्यक्ति अनइक्वल हैं, अगर ये अनइक्वल हैं, तो सरकार को इसके लिए कदम उठाना चाहिए कि इसको इक्वल किया जा सके, जिसको तुम कहते हो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। ये वाला अमेरिकन से लिया गया है, ये वाला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चवन्नी भर का सवाल है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वगैरह एकदम चवन्नी भर का सवाल है। अगर ये सब गलत करते हो तो फिर तुम बहुत दिक्कत है यार। देखो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इट इज टेकन इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 डीपीएसपी से डील करता है। डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। जो डीपीएसपी है, नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ है। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं, हम 8-10 घंटा का वीडियो का एक मैराथन बना दिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, पॉलिटी का, उसको देख लेना, है ना। और उस वीडियो को जाकर तुम देखना, और अभी हाल में जो परीक्षा हुआ है, एपीओ वगैरह का कुछ परीक्षा हुआ है, जाकर देखना, सारा क्वेश्चन उससे टकरा गया है ना। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है मैराथन, उसको देख सकते हो। ये नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ है। अगर तुम देखोगे तो एक है आर्टिकल नंबर 44। जब आर्टिकल नंबर 44 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, और यहीं से कहता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दिया है।
अगर आप बिहार में दारूबंदी देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 47 से इंस्पायर्ड है, जो कि लिकर बैन से डील करता है। और जब आर्टिकल नंबर 47 से इंस्पायर्ड है और जो लिकर बैन से डील करता है वह डीपीएसपी से लिया गया है। अब हमको तुम एक क्वेश्चन बता दो कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया है, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया है, ये डीपीएसपी को ही इन्फोर्स किया गया है। कौन सा डीपीएसपी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से डील करता है, जिससे इंस्पायर होकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया है? कमेंट सेक्शन में उस आर्टिकल का नाम बता दो, आर्टिकल नेम बता दो। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, इट इज बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड का संविधान, एकदम सही है। डीपीएसपी इंपोज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, बिल्कुल यह पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बोलता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट टू टेक, है ना। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है। द डीपीएसपी प्राइमरली एम टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल्कुल नहीं। डीपीएसपी सोसाइटल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करने की बात करता है। जबकि फंडामेंटल राइट क्या करता है, वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। वह राजनीतिक व्यवस्था, भाई आपका फंडामेंटल राइट देंगे, वोटिंग करने का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, आपको रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। वो फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। जबकि डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। Who among the following is the current CEO of the नीति आयोग? करेक्ट आंसर अनुराग जैन होगा। नीति आयोग के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि नीति आयोग क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल भी नहीं। स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या है? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 1 जनवरी 2015 को लाया गया है। कौन इसको बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जब मोदी 2014 में चुनाव जीतते हैं तो ये बोलते हैं कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए हम लोग नीति आयोग ला रहे हैं। जो अर्स्टवाइल जो प्लानिंग कमीशन है उसको नाम बदल के ये नीति आयोग कर देते हैं। ये जो नीति आयोग है इसको लीड कौन कर रहा होता है? इसके हेड चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका जो वाइस चेयरमैन अभी प्रेजेंट कौन है? अशोक लहरी। याद रखना कि अशोक लहरी बहुत एक सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, बहुत सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट हैं। अशोक लहरी बंधन बैंक का आपने नाम सुना होगा। बंधन बैंक जो था 2015 से 18 के बीच में, ये जो बंधन बैंक है इसके ये चेयरमैन रह चुके होते हैं। सनद रहे, खबर रहे कि जो 15वां वित्त आयोग है जिसको तुम 15th फाइनेंस कमीशन कहते हो, इसके ये मेंबर भी रह चुके हैं। अशोक लहरी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके डीन और डायरेक्टर भी रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो बहुत बड़ा हस्ताक्षर है अशोक लहरी। अशोक लहरी का कहां फंस रहा है भाई, ठीक है। अशोक लहरी, तो अशोक लहरी बहुत सेलिब्रेटेड आदमी है। बहुत कहीं फंस रहा है ये, क्या पिन आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लगता बोर्ड हैंग कर गया है। आई डोंट नो वेदर आपको आवाज जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो अशोक लहरी बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं और आज के डेट में वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। याद रखना कि ये जो है प्लानिंग कमीशन जो है, यह सरकार का यह तर्क था कि यह टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता था। मतलब दिल्ली में बैठे लोग बिहार के लिए नीति बना रहे हैं, बिहार के किसी जिला के लिए नीति बना रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है, सरकार के अपने तर्क हैं कि नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। हम लोग नीचे से प्लान बनाते हैं और फिर दिल्ली में जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक लहरी के बारे में एक चीज याद रखना कि इतने बहुत सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी एक किताब है इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी। तो अगर तुमको मानते हैं कि अगर कभी इंटरेस्ट हो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने के लिए तो ये किताब पढ़ सकते हो, इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी, अशोक लहरी का है। इंडियन एक्सप्रेस में भी खूब आर्टिकल लिखते हैं अशोक लहरी, तो बहुत सेलिब्रेटेड व्यक्ति हैं। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया? तुम लोग हम क्लास में भी करंट अफेयर्स के क्लास में बताए हुए हैं यार, तुहिन कांत पांडे। सेबी वगैरह के बारे में तुमको बहुत डिटेल में बताए हुए हैं ना। अगर ये सब सवाल गलत कर रहे हो तो हमको बहुत दुखी कर रहे हो। सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिलता है? 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है। बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सेबी, है ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक से डील करता है ना। एफडीआई जो सिक्योरिटीज वगैरह करते हैं, है ना। आपको इतना तो पता होगा भैया कि जो शेयर मार्केट वगैरह का जो आप काम करते हैं उसका रेगुलेटर है सेबी। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलता है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? इसके अभी अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे, सेबी के। यहां पर एक ऑप्शन है यूके सिन्हा कमेटी। यूके जो सिन्हा है ये बिहार के रहने वाले थे, आईएएस अफसर थे और सेबी के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके अंदर एक कमेटी बनी थी, वो एमएसएमई के रिफॉर्म्स पर एक कमेटी बनी थी। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि एमएसएमई रिफॉर्म से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे हैं तो यूके सिन्हा रहे हैं। अगर हमको ठीक से याद है 2020 के आसपास वो कमेटी बनती है, यूके सिन्हा कमेटी। अब यहीं पर लगे हाथ तुम बताते चलो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गवर्नर कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा।
ये सब क्लास में तुमको बताए हुए, सब चवन्नी भर का सवाल होना चाहिए। एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, IRDAI। IRDAI का हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट करके बताना। दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, अब इससे ज्यादा हिंट तुमको नहीं देंगे। और जो IRDAI है ये RN मल्होत्रा समिति के रिकमेंडेशन से बनता है, तो इसके बारे में भी तुमको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया RN मल्होत्रा समिति के रिकमेंडेशन से बनता है। एक और है पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDAI। इसके कौन है, श्री शिव सुब्रमण्यम इसके अभी अध्यक्ष हैं। सब इजी क्वेश्चन है, सब पता होना चाहिए ना। शिव सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। Who among the following is the Chief Justice of the Patna High Court? बहुत लोग इसमें जस्टिस मीनाक्षी मदन राय टिक किया होगा, पर जस्टिस मीनाक्षी मदन राय एकदम गलत है, हट गई हैं। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस जो बने हुए हैं उनका नाम है सुधीर कुमार सिंह, अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, ये पता होना चाहिए। अब ध्यान से तुम देखो, जो हाई कोर्ट है ये पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। 214 से 231 नंबर का आर्टिकल किससे डील करता है, हाई कोर्ट से डील करता है। एक चीज पता होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज का टेन्योर कितना होता है, 62 साल तक होता है। बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है इसका न्यू कब रखा गया, 1913 में। कौन रखता है, लॉर्ड हार्डिंग रखता है, फाउंडेशन स्टोन। पर इसका फीता कब कटता है, अनावरण कब होता है, 3 फरवरी 1916 को। कौन अनावरण करता है, वही करता है लॉर्ड हार्डिंग। और जो पहला इसके चीफ जस्टिस रहते हैं उनका नाम है जस्टिस जेम्स चैमियर। बहुत बार तुम लोग को ये सब बता रखे हैं, है ना। जेम्स चैमियर इसके अध्यक्ष रहते हैं। पहला इंडियन चीफ जस्टिस कौन रहते हैं, उनका नाम है लक्ष्मी कांत झा, LK झा, लक्ष्मी नारायण कांत झा, LK झा पहले इंडियन चीफ जस्टिस रहते हैं। अभी एक्टिंग कौन है, सुधीर कुमार सिंह है, अभी एक्टिंग एट प्रेजेंट बता रहे हैं, वो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। जेम्स चैमियर पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। और इंडियन वाले रहे हैं LK झा। तो हाई कोर्ट के बारे में इतना काफी है, तुमको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में तुम लोग को हम लोग बता रखे हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, और अगला जो वीडियो है तुमको टारगेट दे दिए हैं, और ये सीरीज कैसा लग रहा है। अगर यूजफुल है तो ठीक है, नहीं यूजफुल है तो ये भी बता देना, आगे से नहीं लाएंगे, तुम्हारा क्यों समय खराब करेंगे मेरे भाई। तो अगला जो हम तुमसे मिलेंगे 27 अगस्त को मिलेंगे वीडियो के साथ और टेस्ट के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।